गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर होंगे। सो आज है 29 दिसंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप लोग जो है मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज है उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो आज हम जो है 29 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको जो है हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही जो है वीडियो क्लास में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछती हूँ और हम लोग जो है एक सीरीज लेके चल रहे हैं जो कि स्टैटिक जीके का है। इसमें जो है हम लोग अभी हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें जो है उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ताकि जो भी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए होते हैं तो उन सभी को हम यहाँ पे जो है रिवाइज करते हैं। तो स्टैटिक जीके का पोर्शन भी मिलेगा आप लोगों को और डेली मॉर्निंग में जो है आप सभी को ये वीडियो मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद, जय भारत। और तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। आज यहाँ हम सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कल से रिलेटेड है, यानी कि 28 दिसंबर का है यहाँ पर बेसिकली। तो 27 दिसंबर की बात करें तो हम लोग जो है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। कब? 27 दिसंबर को मनाते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, यानी कि महामारी की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ताकि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सभी लोगों को जागरूकता फैलाई जा सके और महामारी की कोई भी अगर ऐसी समस्या आती है तो उससे हमें कैसे निपटना है। अगर आप लोगों ने जो कल की वीडियो नहीं देखी है तो कल की वीडियो को पहले आप लोगों को जाकर देखना है, ताकि जितने भी क्वेश्चंस को हमने किया है ना उन सभी के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को हमने कल ही अच्छे से वहां पे शेयर कर लिया था। साथ ही यहाँ पे तेलंगाना सरकार की बात करें तो इनके द्वारा जो है अभी गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख का दुर्घटना बीमा पेश किया है। कितने? तो 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा गिग वर्कर्स, वो भी किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। आपको बताना है कि तेलंगाना के जो है सीएम कौन है। नेक्स्ट है, अभी जो है बिस्लेरी के लिए अपना ग्लोबल ब्रांड अम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। किन्हें? तो दीपिका पादुकोण को जो है अभी बिस्लेरी का ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं देश की पहली एआईसीटी कहाँ बनेगी? तो लखनऊ में जो है देश की पहली एआईसीटी बनेगी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने मेरा भारत अभियान का जो है शुभारंभ किया है? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा जो है मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है। साथ ही भारत का पहला अभी जो है भारत का पहला जो है जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, किस देश ने जो है ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो अंगोला के द्वारा जो है अभी ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया गया है। आपको बताना है कि ओपेक को जो है किस साल जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, वासुदेव देवनानी को जो है किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखिएगा राजस्थान का। साथ ही भारत और किस देश में जो है आईबीपी रूट का विस्तार करने का यहाँ पर जो है सहमति हुई है? तो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है आईबीपी रूट का विस्तार करने के ऊपर जो है यहाँ पर सहमति हो गई है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की जो है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है? तो इनका नाम है ईगा स्विटेक। क्या नाम है? ईगा स्विटेक, जो कि फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट की लिस्ट में टॉप पर है। और भारत से कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कल की वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 29 दिसंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में किस देश ने हथियार ग्रेड यूरेनियम के उत्पादन बढ़ा दी है? तो याद रखिए क्या? ईरान के द्वारा जो है बढ़ा दिया गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। तो ईरान ने क्या किया? अभी हथियारों के ग्रेड यूरेनियम के उत्पादन की जो दर है उसे बढ़ा दिया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट। तो आइए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ईरान की। तो ईरान को जो हम लोग वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिया के कंपैरिजन में देखेंगे। ये है हमारी प्यारी भारत जो कि इंडिया है, और यहाँ पे आप लोग कंपैरिजन में देखिएगा तो ईरान है। ठीक है, तो ईरान जो है यहाँ पर आपको देखना है कंपैरिजन करते हुए। तो ईरान की हम बात करें तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान जो है ईरान की कैपिटल है। और इसी के साथ ये जो है सेंट्रल एशिया का ये भी एक बोल सकते हैं कंट्री है, जो कि पश्चिम एशिया में स्थित देश है। इसके हम पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इराक है, सऊदी अरेबिया आता है, ओमान आता है, इसके साथ पाकिस्तान इसका पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान पड़ोसी देश है, और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे तुर्कमेनिस्तान जो है इसका पड़ोसी देश है। इसी के साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है यहाँ पे क्या है, ओमान की खाड़ी। ये आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि ओमान की खाड़ी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये आपको याद रखना है कि ये जो है दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो ये वाला आप लोग को लोकेशन याद रखना है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला आप लोगों को पॉइंट याद रखना है कि 2016 में जो है ईरान और भारत के बीच में जो है अफगानिस्तान ने जो है दक्षिण पूर्व ईरान में जो है यहाँ पर चारबाग बंदरगाह को विकसित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो चारबाग बंदरगाह है वो किन किन देशों के बीच में विकसित किया गया है, या फिर किन देशों के बीच में जो है ये यहाँ पर समझौता किया गया था। तो यहाँ पे याद
रखिएगा अफगानिस्तान है, ईरान है और भारत के बीच में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो अभी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2023 में नरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो याद रखिएगा 59% जो है वृद्धि देखी गई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए समझते हैं इसके बैकग्राउंड। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो अभी जो है पिछले कुछ दशकों की बात करें तो इसमें जो है महिलाओं की भागीदारी जो है क्रमिक बढ़ती दिखाई दी गई है। वहीं जब कोविड था यानी कि 2021 की बात करें तो कोविड में भी जो है ये प्रतिशत में वृद्धि देखा गया है, यानी कि 53.19 से बढ़कर वर्तमान में कितना है 59.25% है, यानी कि 59.25% हो गया है। अगर हम बात करें कि साउथ के जितने भी स्टेट हैं तो यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा जैसे दक्षिण राज्य में जो है यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी जो है यहाँ पर बढ़ती दिखी है, जो कि 70% से अधिक है। वहीं नॉर्थ स्टेट की बात करें तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लगभग जो है कि 40 है या 40% से कम जो है यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी देखी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप की बात करें जिनके द्वारा जो है चालू वित्त वर्ष की बात करें इसमें महिलाओं की भागीदारी जो है कुछ हद तक जो है अब बढ़ रही है, यानी कि पहले के कंपैरिजन में जो है यहाँ पर वृद्धि देखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो कम है, यानी कि जो पहले कम था ना उससे थोड़ी सी वृद्धि देखी गई है। अगर कोई आपसे पूछे कि मनरेगा में जो है सबसे ज्यादा साउथ में साउथ स्टेट जो है जितने भी उनमें से जो है फर्स्ट सबसे ज्यादा जो है महिलाओं की भागीदारी किस राज्य में देखी गई है? तो याद रखिएगा केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में और पुडुचेरी में, गोवा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा है, 89% जो है यहाँ की महिलाओं के द्वारा जो है भागीदारी ली गई है किसमें? मनरेगा में। तमिलनाडु में 86% है, पुडुचेरी में 87.16 है और गोवा में 72% है। जो कि दक्षिण महिलाओं की बात करें यहाँ पे तो दक्षिण राज्यों की जो महिलाएं हैं इनके द्वारा भागीदारी जो है 70% से जो एवरेज देखा जाए यहाँ पे कि 70% से जो क्या है ये अधिक ही है इनका। अदरवाइज जो है नॉर्थ स्टेट की बात करें वहां पर जो है 40% है या फिर 40% से नीचे ही है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अभी जो है मनरेगा में यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है कितनी? 59.25%। अब बात कर लेते हैं मनरेगा के बारे में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि ये स्कीम है जो कि कब चलाई गई थी? तो 7 सितंबर 2005 को जो है इसे बेसिकली अभी जो है उस समय विधानसभा में इसे जो है पारित किया गया था, जिसमें जो है 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की योजना को शुरुआत कर दी गई थी। तो ये आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ से यहाँ पे एग्जैक्टली जो है पूछा जा सकता है कि जो है कितने जिलों में है 2 फरवरी 2006 को जो है मनरेगा योजना की शुरुआत की गई थी? तो याद रखिएगा 200 जिलों में। ठीक है, इसी के साथ मनरेगा की शुरुआत जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसमें जो है महात्मा गांधी यहाँ पे बाद में जोड़ा गया। ओके, इससे पहले क्या था? ये नरेगा था। तो पहले क्या था? ये याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। अब जो है इसे 2 अक्टूबर 2009 को जो इसका नाम बदल दिया गया, इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कब ये नरेगा था और कब जाके ये मनरेगा बना। इसके साथ मनरेगा जो कि ऐसी योजना है, अगर इसकी बात करें तो ये विश्व में एकमात्र ऐसी योजना है जो कि नागरिकों को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है। पूरे वर्ल्ड में ऐसे कोई स्कीम नहीं है जो भारत में चल रही है मनरेगा नाम की। ठीक है, इसमें जो है देश के जो गरीब और बेरोजगार परिवारों को जो है आजीविका चलाने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया था। यानी कि इसमें मनरेगा में वो सभी जो है इसमें वर्कर्स काम करते हैं जो कि अनस्किल्ड है ना। वो लोग कुछ नहीं जानते टेक्निकल या फिर उनकी बात करें तो वो कोई भी मतलब कि पढ़े लिखे नहीं है, अनस्किल है। तो उनके लिए जो है बेसिकली ये मनरेगा को स्टार्ट किया गया था, जिसमें जो है गड्ढा खोदने का काम किया जाता है, वो भी अन्य काम होते हैं। तो इसमें ही बेसिकली स्टार्ट किया गया था ताकि जो है जो गरीब हैं और जो बेरोजगार परिवार हैं तो उन लोगों को जो है रोजगार दिया जा सके। तो इतना आपको याद रखना है मनरेगा के बारे में। अब देखिए ये वाला जो स्लाइड है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दे रखा है यहाँ पे 2013 से लेकर हम बात करेंगे 23-24 तक की। तो इसमें जो है अगर हम लोग देखें यहाँ पे वुमेन्स के लिए तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि ये बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है ना। तो 2013 की बात करें तो ये कितना था? तो 52.80% था। और इसी के साथ अगर हम कोविड में भी बात करें यहाँ पर यानी कि 2021 में तो ये 53.9% था। लेकिन अब बात करें यानी कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर की तो कितना है? ये 59.24% है। तो इस तरीके से आप लोग कंपैरिजन देखेंगे तो यहाँ पे जो है महिलाओं की भागीदारी जो है मनरेगा में बढ़ती हुई दिखाई दी है। इस ग्राफ से जो है आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। आपको कैसा लगा है ये वीडियो आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही साथ जो है ना आप लोग ना वीडियो को ना लाइक कर दीजिएगा ताकि जो है थोड़ा सा ये पता चले कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे थर्ड, हाल ही में भारत और किस देश ने जो है
कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो है कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र जो है रसिया के द्वारा जो है यहाँ पर भारत और रसिया के बीच में इस विस्तार के लिए जो है समझौता किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो तमिलनाडु में ये बेसिकली इसका निर्माण चल रहा है। इसमें जो है भारत और रसिया के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये हस्ताक्षर जो है हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद, इनके बीच में जो है अभी यहाँ पर ये गए थे अभी रसिया की यात्रा पर। तो यहाँ पर जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और इसकी बात करें तो आप सभी को पता है जो कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा है ये रसिया की सहायता से बनाया जा रहा है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। इसकी शुरुआत की बात करें तो इस संयंत्र का जो निर्माण है वर्ष 2002 में ही शुरू कर दिया गया था। उसकी पहली इकाई की बात करें तो 2016 में ही इसका उत्पादन शुरू किया गया। इस संयंत्र के जो कुल जो है 6 इकाइयों का निर्माण करने की बात की जा रही है और इन 6 इकाइयों के शुरू होने के बाद जो है इस संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी, 6000 मेगावाट हो जाएगी। इसी के साथ कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा जो कि सभी इकाइयों की बात करें जो कि 6 इकाइयां हैं वर्ष 2027 तक पूरी तरीके से जो है इनका संचालन शुरू भी हो जाएगा। तो याद रखना है कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि रसिया के सहायता से जो है हम लोग यहाँ पर तमिलनाडु में इसका जो यहाँ पर निर्माणाधीन चल रहा है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर हाल ही में किस देश में जो है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने जा रहा है? तो याद रखिएगा जापान का। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट होगा। ठीक है, तो जापान में जो है बेसिकली जो कि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है और जापान में इसके जो है फिर से इसे जो है शुरू करने की बात कही गई है। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, करेक्ट। तो बात करते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। जापान में जो है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र शुरू कर दिया गया है और ये कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा इस संयंत्र को जो है टोक्यो के उत्तर में यानी नाका में इसे स्थापित किया गया है। ये एक नाभिकीय संलयन रिएक्टर है जो कि एक प्रायोगिक रिएक्टर है। इसमें बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, तो भविष्य में इंसानों की ऊर्जा संबंधित सभी जरूरतों को पूरा करना है। जो कि इसको नाम क्या दिया गया, तो याद रखिएगा न्यूक्लियर रिएक्टर OJT-60S नाम दिया गया है। वहीं इसलिए बनाया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर जो है सुरक्षित तरीके से और कार्बन मुक्त ऊर्जा पैदा किया जा सके। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये एक क्या है, एक्सपेरिमेंट के रूप में यहाँ पर किया जा रहा है। बाद में जो है ये देश की जरूरत और हिसाब के साथ जो है बड़े पैमाने पर इसको जो है स्थापित किया जाएगा। वहीं ये रिएक्टर जो है 6 मंजिला ऊंचा है और मुख्य तौर पर जो है ये डोनट के आधार का वेसल है और टोका माका कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं, टोका माक बोलते हैं इसे। इसके अंदर जो है तेजी से प्लाज्मा को घुमाया जाता है और प्लाज्मा का जो तापमान 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी संयंत्र का निर्माण जो है संयुक्त रूप से यूरोपीय संघ और जापान के द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिफ्थ, हाल ही में अभी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। ठीक है, तो विराट कोहली जो है अभी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। अगर बात करें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जो है अभी जो कि टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें के पहले मुकाबले की बात करें तो इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा जो है अभी विराट कोहली जी के द्वारा इसमें जो है बेसिकली अभी भारत की पहली पारी में इनके द्वारा 35 रन बनाए गए और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में इनके द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये बल्लेबाज भी बन गए हैं। इसी मामले में जो है रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया गया है और रोहित शर्मा के द्वारा जो है WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक जो 26 टेस्ट खेले गए हैं, जिसमें से 42 पारियों में से इनके द्वारा 2097 जो है रन बनाए गए। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अभी 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल कर लिया गया है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी 2023 में जो है 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश यहाँ पर आकर्षित किया गया है, जिसमें जो है 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को बेसिकली यहाँ पे जो है रोजगार देने की बात की जा रही है, ऐसा अनुमान है। वहीं 2015 में जो है इसमें 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजना को शुरुआत की जाएगी, जिसमें ललितपुर ब्लॉक ड्रग और पार्क है। इसके साथ जो है डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ AICT को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही विदेश निवेश की बात करें तो जापान की फूजी
सिल्वर टैक्स शामिल है और 2023 में उत्तर प्रदेश में जो है एक प्लांट को भी स्थापित करने के लिए जो है सहमति जताई गई है जापान के द्वारा। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जो कि 1 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार देने का काम करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए का भुगतान किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये किससे किया गया है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यूएई के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है यहाँ पर अभी हमने जो है तेल खरीदा है और इसका भुगतान किसमें किया है? रुपये में किया है। तो विश्व में बात करते हैं, विश्व में तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत के द्वारा जो है संयुक्त अरब अमीरात यूएई से तेल खरीदने, जो कच्चा तेल खरीदा गया है, इसमें जो है रुपए का अपना पहला भुगतान किया गया है, जो कि विश्व स्तर पर भारतीय मुद्रा को बढ़ावा देने हेतु भारत की ओर से ये उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अच्छा बताइए, ये जो रुपये का सिंबल है ना, ये किसने दिया है? देखते हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में कहा 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखिएगा, 1500 से अधिक जो है अभी लोगों के द्वारा तबला बजाया गया और ये जो है अभी रिकॉर्ड बन गया है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। तो कहाँ पर? तो याद रखिएगा, ये ग्वालियर में किया गया। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए समझते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो देखिए यहाँ पर दिसंबर 2023 की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक साथ 1500 लोगों के द्वारा जो है तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तबला वादन का कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि अभी नए बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव, इनके द्वारा जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा और विधान अध्यक्ष हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पे जो बेसिकली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, जो कि 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तबला दरबार का उत्सव जो है कार्यक्रम ये ग्वालियर किले के कर्ण महल में आयोजित किया गया। वहीं ग्वालियर किले में जो है तबला दरबार प्रदर्शन को जो है इसके जो है बेसिकली इसमें रिकॉर्ड बनाया गया और इस रिकॉर्ड को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल कर लिया गया है। ये संगीत कार्यक्रम जो है ग्वालियर के वार्षिक रूप से आयोजित होने वाले तानसेन समारोह के संगीत समारोह का एक हिस्सा है। ग्वालियर के जो है यहाँ पर संगीत के रचनात्मक शहर के रूप में भी नामित किया जाता है। तो ग्वालियर, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि संगीत के रचनात्मक शहर के रूप में कौन सा शहर है, तो वो कौन है? ग्वालियर है। तो ग्वालियर शहर की बात करें तो इसको जो है संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के द्वारा जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के रचनात्मक शहर के रूप में भी नामित किया है। तो ये पॉइंट आपको अच्छा, यही हम बात करेंगे तानसेन समारोह के बारे में। तो तानसेन समारोह जो कि 5 दिवसीय संगीत समारोह है, तानसेन समारोह का ये बेसिकली 99 आयोजन रहा था, 99वां बेसिकली यहाँ पर आयोजन किया गया, जो कि इस महोत्सव की बात करते हैं 16वीं सदी के महान संगीतकार तानसेन का सम्मान करता है। इस योजना का बेसिकली पर्पस क्या है? तो सांस्कृतिक विभाग के उत्साद अलाउद्दीन खां संगीत व कला अकादमी द्वारा जिला प्रशासन ग्वालियर के सहयोग से इसका आयोजन किया गया, ताकि जो है बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि जो तबला वादक जितने भी लोग हैं उनको जो है इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाए, इसलिए जो है ये हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर संगीत समारोह के रूप में आयोजन किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े अपनी संस्कृति से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है तानसेन समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एडीबी ने जो है $100 मिलियन का कर्ज दिया है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है अभी $100 मिलियन का लोन दिया गया है किस राज्य को? तो याद रखिएगा त्रिपुरा को दिया गया है। किसे? त्रिपुरा को दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है करेक्ट है। समझते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो क्या है, भारत सरकार के द्वारा जो है त्रिपुरा में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं को यहाँ पर सुधार करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पर जो है अभी $100 मिलियन का ऋण लिया गया है, जो कि एशियाई विकास बैंक के द्वारा इसमें जो है एशियाई बैंक के द्वारा जो यहाँ पे समझौता किया गया और उनके द्वारा जो है यहाँ पर ये ऋण दिया गया है और ये घोषणा जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया।
साथ ही यहाँ पर इस परियोजना का जो प्रमुख यहाँ पर बेसिकली बोल सकते हैं कि क्यों लिया गया है, तो ये पर्यटन स्थलों को उन्नत करने के अलावा त्रिपुरा में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ शहरी स्थायी निकायों और नगर पालिका बुनियादी ढांचे को जो है यहाँ पर सार्वजनिक सेवाओं को सुधार करने के लिए जो है इसमें यहाँ पर अभी लोन लिया गया है। यानी पर्यटन स्थल को तो यहाँ पे देखा ही जाएगा, उनकी उन्नति के लिए कार्य तो किए जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो शहरी और नगर पालिका के जो भी बेसिक यहाँ पे ढांचा है उसे जो है यहाँ पर वापस से सुधारना है और उसे अच्छे से लेके आना, ताकि यहाँ पे जो है पर्यटन वापस अच्छे से आ सके और इनके द्वारा जो है यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इस परियोजना के माध्यम से जो है एडीबी ने जो है चतुर्दश देवता मंदिर, कस्बा काली बाड़ी और नीरमहल पैलेस और जैसे पर्यटक स्थलों को जो है सुविधाओं कैमरों और भूदृश्य के सुधार करके उन्हें जो है अधिक अच्छे से यहाँ पे बेसिकली बनाने की बात की गई है, ताकि जो यहाँ पर बेसिकली सिंपल यही है कि यहाँ पे जो है पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ताकि वहां पे जो भी स्थिति है अब की उसमें सुधार किया जाए और वहां पे प्रचार प्रसार किया जाए वहां पे आने के लिए। यह जो है एक डिजिटल संग्रहालय और एक नया एडवेंचर पार्क को भी स्थापित करने की बात की गई है। तो ये त्रिपुरा को जो है अभी एशियन डेवलप बैंक के द्वारा $100 मिलियन का ऋण देने का जो यहाँ पे समझौता हो गया है और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा घोषणा भी कर दिया गया है। आपको बताना है यहाँ पर कि त्रिपुरा का जो है कैपिटल क्या है और वो कौन सा बेसिकली आपको बताना है इसमें कि इंटरनेशनल बाउंड्री कौन जो है साझा करती है त्रिपुरा के साथ। तो जल्दी से मैप में मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पे 10। हाल ही में मोबाइल फोन कंपनी टेक्नो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा दीपिका पादुकोण को। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख पाएंगे ये है दीपिका पादुकोण, आप सभी को पता है। इन्हीं को जो है अभी मोबाइल फोन कंपनी के द्वारा जो कि टेक्नो है इसने जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के द्वारा भारतीय सुपरस्टार दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया गया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका निभाएंगी और पूरे बोर्ड में जो है टेक्नो का प्रतिनिधित्व करेंगे, ताकि जो है तकनीक को जो है सभी के लिए सुलभ बनाने में यहाँ पर इनके द्वारा काम किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, कल के ही वीडियो में मैंने आप लोगों से यहाँ पे शेयर किया था कि कल को मतलब कि बिसलेरी के भी यहाँ पे कंपनी के द्वारा जो है इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बिसलेरी बोतल का। ठीक है, इसी के साथ आज भी आप लोगों को यहाँ पे ऐड कर लेना दीपिका पादुकोण को फिर से मोबाइल कंपनी के द्वारा जो कि टेक्नो है इसका भी अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो 2 हो गए। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे अब स्टैटिक जीके के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये स्लाइड, क्योंकि जो है यहाँ से जो भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं ना, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। तो अभी आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। किनके द्वारा? तो वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। वहीं 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट है हेडगेवर, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई थी कब? 1925 में। वहीं युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है किया गया था किनके द्वारा? तो जितेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा जो है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1924 में इसको स्थापित किया गया था। वहीं मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, इसका संबंध किससे है? तो प्रफुल्ल चाकी से। किससे? प्रफुल्ल चाकी से है। काकोरी षड्यंत्र कैसे हुआ था? तो कब हुआ था बेसिक, ठीक है ना। तो कब हुआ था? तो वर्ष 1925 में जो है काकोरी षड्यंत्र किया गया था। नेक्स्ट है अपनी फांसी से पूर्व जिसने यहाँ पर जो है बेसिकली दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, ये बात किसने कही थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कथन के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारी के जो कथन होते हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम से, तो उनमें से ये भी एक कथन है। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वापस है। तो देखिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजे कातिल में है। तो ये पंक्ति जो है किनके द्वारा जो बेसिकली लिखी गई है या फिर गाई गई है? तो ये है बिस्मिल्ला अजीम बादी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है, क्या है? बिस्मिल आजिम बादी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया किन्हें? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। इन्हीं के साथ अशफाक उल्ला थे और रोशन लाल, इन्हीं के साथ थे एक और, इनका नाम है राजेंद्र लाहौरी। तो इनको जो है काकोरी षड्यंत्र के मामले में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रांतिकारी, आपको इनका नाम याद रखना है। इसी के साथ यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो कि 1928 में गठित किया गया था, किन के द्वारा किया गया? तो चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा
द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो कि 1928 में स्थापित किया गया था, किनके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। तो यहाँ हमने किया है कुछ क्वेश्चंस का रिवाइज कर लिया है जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये पूछे भी गए हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ हम बात करेंगे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जिनका नाम है डिन एल्गर, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, इनका नाम, ये कहाँ के हैं, तो किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका से हैं। कहाँ से हैं? दक्षिण अफ्रीका से हैं, जिनका नाम है डिन एल्गर। इनके द्वारा जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अब रिटायरमेंट लेने की बात कही है। वही क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज का? तो हाल ही में अभी फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, करेक्ट ऑप्शन जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी लाइफ और पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जो वीडियो को लाइक जरूर करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। बाय बाय गाइज।